हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट स्टेप टू स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी पढ़ाई भी हम शुरू करते हैं। आज की पढ़ाई का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है हिंदी ग्रामर का 5th ग्रेड का 3rd चैप्टर संज्ञा यानी नाउन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन। मानव और मालती पिताजी के साथ आगरा गए। वहाँ उन्होंने ताजमहल देखा। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना है। ताजमहल का सौंदर्य देखकर वे चकित रह गए। संज्ञा का अर्थ है नाम, यानी कि किसी चीज़ का जो नाम है, नेम यानी कि उसका क्या है, संज्ञा है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु, प्राणी या स्थान का नाम होता है, यानी कि जो संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। किसी भी जगह का जो है वो नाम होता है, किसी प्राणी का जो नाम होता है, वस्तु यानी किसी भी चीज़ का जो है वो नाम होता है। कोई नहीं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ तो नाम होता है ना, तो वो नाम ही क्या है, संज्ञा है, नाउन है। इन वाक्यों में मानव, मालती, पिताजी प्राणी के नाम हैं। ये कि किसी चीज़ के नाम है, यानी मानव जो है एक आदमी का नाम है, मालती भी लड़की का नाम है, पिताजी भी व्यक्ति का नाम है यानी प्राणी का नाम है। और आगरा क्या है, ताजमहल और स्थान। ये आगरा जो है वो एक जगह का नाम है, ताजमहल भी एक जगह का नाम है, यानी कि स्थान यानी जगह का नाम है, प्लेस जिसको हम कहते हैं उस जगह का नाम है। संगमरमर क्या है, एक वस्तु का यानी किसी मेटल का नाम है। और सौंदर्य यानी ब्यूटी का, जिसको हम कहते हैं ना इंग्लिश में ब्यूटी, उसकी सुंदरता है एक, और जो एक गुण जिसकी यानी कि उसकी एक क्वालिटी है। ये सभी संज्ञा हैं, ये सभी क्या हैं, नाउन है, संज्ञा हैं। अब इसके किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये जब हम किसी भी यानी कि इसकी हम डेफिनेशन बनाएंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ संज्ञा या नाउन, तो हम आंसर इसका क्या लिखेंगे, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, यानी कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। इनको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है जैसे इंडिया गेट, और दूसरा है महात्मा गांधी, और तीसरा रामचरित मानस। अब ये इसके बारे में कैसे क्या होता है, जैसे इंडिया गेट एक विशेष स्थान का नाम है, महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्थान का नाम है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति कौन है, कौन, हमारे महात्मा गांधी जी। तो एक इंडिया गेट भी एक पर्टिकुलर प्लेस है। और तथा रामचरित मानस एक विशेष ग्रंथ का नाम है, यानी कि एक पर्टिकुलर किसी भी जगह और स्थान का और व्यक्ति का नाम होना क्या होता है, व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन होता है। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दिल्ली, हिमालय, सौरव गांगुली, गंगा, नव भारत टाइम्स आदि। अब इनको प्रॉपर नाउन इसलिए कहते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह किसी एक पर्टिकुलर जो प्रॉपर बंदा है, प्रॉपर आदमी है, प्रॉपर कोई चीज़ है, कोई जगह है, यानी प्रॉपर किसी एक व्यक्ति या किसी प्रॉपर किसी व्यक्ति या संस्थान का जो बात है वो की जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। और जातिवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा बनेगी, जैसे ये सब्जी है, अब यह सारी सब्जियां हैं, प्रॉपर एक किसी एक सब्जी का नाम नहीं है, लाइक कोई ब्रिंजल या फिर कद्दू या टमाटर या कोई एक पोटैटो यानी कि आलू वगैरह की कोई किसी बाकी सब्जियों का ही नाम है, यानी सभी सब्जियों के नाम बोले जा रहे हैं, किसी एक प्रॉपर सब्जी का नाम नहीं है। तो उसको हम सभी सब्जियां हैं तो फिर हम क्या कहेंगे, उसको
जातिवाचक। इसके बारे में अब पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पशु और मंदिर। सब्जी, पशु और मंदिर शब्द सभी प्रकार की सब्जियों, पशुओं और मंदिरों का बोध करा रहे हैं, न कि किसी एक विशेष का। अब जैसा कि मैंने कहा कि किसी एक मतलब एक सब्जी नहीं है, और जैसे पशु है तो कोई एक बकरी या फिर बफेलो या गाय या किसी एक जो प्रॉपर जानवर है या कोई एक सब्जी है उसका नाम नहीं लिया जा रहा है, वो प्रॉपर उस पूरी जाति का ही नाम लिया जा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये कॉमन नाउन हुआ हमारा, यानी कि इसे हम जातिवाचक संज्ञा जो है वो कहेंगे। तो जो शब्द किसी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, सैनिक, नदी, पुस्तक, पर्वत, फल, नगर आदि। अब इसमें किसी भी का प्रॉपर नाम नहीं है बच्चों। जैसे बच्चा कहा है, उस बच्चे में किसी बच्चे का नाम नहीं लिया गया है। सैनिक, सैनिक तो बहुत से सैनिक में किसी एक प्रॉपर बंदे का, जैसे उस ऊपर उसने क्या किया था, महात्मा गांधी जी का नाम था, रामचरितमानस जी का उस ग्रंथ का नाम था, इंडिया गेट एक जगह का नाम था, लेकिन इसमें नाम नहीं है, संपूर्ण जाति का नाम है। सो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। ये किस चीज़ का है, ये जातिवाचक संज्ञा है, हमें इसका परिभाषा है ये। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा के और दो भेद माने जाते हैं, जैसे समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा यानी कि इकट्ठे सब लोगों का झुंड जैसे होता है ना, जैसे बच्चों की टोली आगे चल दी। अब सब लोग बच्चों की टोली है यानी कि सब इकट्ठे हैं। अब बच्चों में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, उसमें कोई भी प्रॉपर यानी कि 10 लड़के 20 लड़कियां और उनके नाम नहीं है, सब कुछ यानी बच्चों की टोली है, उसमें कितने बच्चे हैं कितनी लड़कियां हैं ऐसा कोई मेंशन नहीं है, तो ये बच्चों की टोली है। इस जैसा मेले में बहुत भीड़ थी। अब मेले में तो बहुत से लोग भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हैं, मतलब उसमें लड़के लड़कियां मेंस वोमेंस वगैरह कुछ भी मेंशन ना हो, तो वो इकट्ठे बहुत भीड़ यानी सभी से मिलकर वो भीड़ बनी, तो उस भीड़ को हम क्या कहेंगे, इकट्ठा यानी समूहवाचक संज्ञा वाला। इन वाक्यों में टोली और भीड़ शब्द व्यक्तियों के समूह का बोध करा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, समूह का बोध करवा रहे हैं, अतः ये क्या हुए, समूहवाचक संज्ञा हुई। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, सभा, दल, भीड़, टोली आदि। तो अब ये देखिए, समूह यानी सबका इकट्ठा। कक्षा तो कैसी बच्चों की हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे पहली दूसरी कक्षा जो भी है, उसने ये मेंशन नहीं की ना, तो जैसे कोई सी भी क्लास कोई सी भी कक्षा हो सकती है। सो इसकी इकट्ठी है। सभा किसी भी की भी सभा हो सकती है, वहाँ भी मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, दल किसी का भी दल हो सकता है, भीड़ भीड़ जैसे किसी की भी भीड़, लड़के लड़कियां मेंस वोमेंस कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए उसको मेंशन ना किया हुआ। किसी का भीड़ इकट्ठा होना, उसमें सभी का इकट्ठा होना, उसको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा जो है वो होती है। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। यह है सोने का हार कीमती है, सोने का हार। अब इसमें द्रव्यवाचक, ये जो सोना है, ये जो हमारा किस चीज़ का जो मटेरियल नाउन्स में है, तो उसकी जो कीमत जो है वो है, जो सोना जो है हमारा एक मटेरियल नाउन जो बता रहा है यहाँ पर। और जो दूसरा है भाई 2 किलो चावल देना। अब इसमें जो चावल जो है वो एक खाने की चीज़ का बोध करवा रहा है। जैसे इन वाक्यों में सोना और चावल जो है शब्द धातु और पदार्थ जैसी चीज़ों का जो बोध जो है ना, इनसे हमें हो रहा है। कैसे किस चीज़ों का ज्ञान जो है वो हो रहा है कि द्रव्य चीज़ है, कि जो एक सोना जो क्या है वो है कि धातु है हमारी, यानी कि एक तरह का मटेरियल है। तो ये क्या हुआ, यानी मटेरियल नाउन जिसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सो इसीलिए जो हमारा जो चावल है वो भी जो चावल जो होता है वो भी एक मटेरियल नाउन होता है। तो इसीलिए हम इसे कैसे करेंगे, जिन शब्दों से किसी द्रव्य धातु या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो कहते हैं। जैसे पानी, कोयला, सोना, चांदी, तांबा, चावल, गेहूं
आदि। सो ये चीज़ें कि किसका हमें बोध करवा रहे हैं, इन चीज़ों से हमें पता लग रहा है कि ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। सो ये चीज़ें हमें क्या कहलाती हैं कि द्रव्य यानी कि मटेरियल नाउन्स की हमें बोध करवा रही हैं। दूसरा नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। अब ये भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाव का मतलब होता है बच्चों फील करना, किसी चीज़ को महसूस करना। बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। तो दूसरा बुढ़ापा बड़ा दुख देता है। खुशी से, अब जो खुशी चीज़ है बच्चों वो तो हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। जब हम खुश तो हो ही सकते हैं ना, उसको हम टच नहीं कर सकते, वी कांट टच द हैप्पीनेस, ओके। सो इन वाक्यों में खुशी, दुख और बुढ़ापा भाव और दशा के नाम है, यानी कि फीलिंग और स्थिति बता रहे हैं। इन्हें हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट हम इन्हें देख नहीं सकते, हम इन्हें टच नहीं कर सकते, हम इन्हें मतलब फील नहीं, यानी हम है ना इन्हें सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें टच नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते हैं। अतः हम इन्हें छू या देख यानी टच, हम इसे देख यानी उसको हम देख नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, मतलब इन्हें हम होल्ड नहीं कर सकते हैं और उनको छू भी नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। अतः ये भाववाचक संज्ञा यानी कि हम इसे फील कर सकते हैं, तो हम ये क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो शब्द जैसे जो ये वैसे बताया ना, हम इन्हें टच नहीं कर सकते, ना ही हम इन्हें होल्ड कर सकते, हम इसे सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते। तो हम किसे क्या कहेंगे? बुढ़ापे को हम टच कर सकते हैं? बुढ़ापे को हम टच नहीं कर सकते, ना हम होल्ड कर सकते। अब खुशी को भी हम ना ही टच कर सकते, ना ही हम होल्ड कर सकते। हम इसे सिर्फ फील कर सकते हैं। हम इस हैप्पीनेस को भी, मान लो हम रो भी सकते हैं, लेकिन रोने को हम क्या है, टच नहीं कर सकते। तो इसी तरह से इन चीज़ों, ये क्या है, हमारी फीलिंग्स हैं, तो हम इन चीज़ों को सिर्फ फील कर सकते हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते और होल्ड भी नहीं कर सकते। तो ये क्या होती है बच्चों? ये भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। क्या है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, ये जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, वीरता, मूर्खता, बुढ़ापा, क्रोध, ईमानदारी, सफलता आदि। अब इन चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें? जैसे वीरता यानी ब्रेवनेस, जैसे ब्रेवरी है, क्या आप उसे महसूस कर सकते हो, देख सकते हो? नहीं कर सकते ना, हम उसे फील ही कर सकते हैं। मूर्खता जो है हमारी, यानी स्टूपिडिटी, क्या आप उसको फील कर सकते हो, देख सकते हो, क्या टच कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापा जिसको हम बोलते हैं, बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापे को देखा किसी ने? नहीं ना, सामने दिखता है, लेकिन हम क्या आप यूँ कह सकते? नहीं, मैं भी बूढ़ी बनूंगी और उसको फील करके उस टाइम फील नहीं ना। हम जब बुढ़ापा आएगा तभी आएगा। अब जब बच्चे होंगे तो बच्चे नहीं फील कर सकते उस चीज़ को, जब बुढ़ापा होगा, जिसको होगा वही जानेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग नहीं फील कर सकते, जिस टाइम हम जिस स्थिति में होंगे वही उसको फील कर पाएगा। और नेक्स्ट है क्रोध, यानी कि जिसको हम गुस्सा करना बोलते हैं, एंग्री, यानी इन चीज़ को भी हम क्या है, नहीं टच कर पाएंगे। नेक्स्ट है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब क्या हुआ? ऑनेस्टी। इसको भी हम लोग नहीं देख पाते ना, इसलिए इन चीज़ों को हम नहीं देख पाने के लिए, ना ही हम इसको क्या करेंगे कि ना ही देख पाएंगे, ना पकड़ पाएंगे, ना ही होल्ड कर पाएंगे। तो ये क्या है? भावनाएं हैं, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, इनको हम ना ही देख पाएंगे। तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञाओं को हम, जैसे ईमानदारी, सफलता, मूर्खता, बुढ़ापा, वीरता, तो ये इन संज्ञाओं को, भाववाचक संज्ञाओं को हम ना ही हम छू पाएंगे और ना ही हम देख पाएंगे। ये हम सिर्फ अनुभव कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? अनुभव, यानी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी कि संज्ञा बनाएं कैसे? भाववाचक कुछ शब्द
मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे सत्य, दया आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा यानी सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से बनाई जाती है। ये कुछ भाववाचक शब्द हैं और कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं। कैसे हैं? जैसे मित्र का मित्रता है, एक यानी फ्रेंड है, और एक उससे क्या बना, भाववाचक संज्ञा फ्रेंडशिप टाइप। शत्रु शत्रुता, लड़का लड़कपन, मानव मानवता, पराया परायापन, अच्छा अच्छाई, ऊंचा ऊंचाई, राष्ट्रीय राष्ट्रीयता, कठिन कठिनाई, हंसना हंसी, अपना अपनापन, अहं अहम अहंकार, मीठा मिठास, ठंडा ठंडक, सफल सफलता, चढ़ना चढ़ाई, पढ़ना पढ़ाई, खेलना खेल, कमाना कमाई, पूजना पूजा। सो बच्चों, आज का ये लेसन संज्ञा हम यहीं समाप्त करते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज जो कि अभ्यास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो बच्चों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा संज्ञा, जो कि हमारा हिंदी ग्रामर 5th ग्रेड का 3rd चैप्टर था, जिसके बारे में आज हमने फुल एक्सप्लेनेशंस को देखा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो बच्चों, आज का चैप्टर हमारा संज्ञा, जिसका एक्सप्लेनेशन हमने की, समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज के साथ पार्ट नंबर 2 में, इस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।